नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, डायरेक्टर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड और आज प्रोफेसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो बहुत ही एक्साइटेड हूं, आप सब जुड़े हैं मेरे साथ फेसबुक पे लाइव। थैंक यू पारितोष सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है और उसी इंपॉर्टेंस को आगे लेके चलूंगा। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि फाइनेंस इंपॉर्टेंट क्यों है और उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, हमें किस प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए और क्या नॉलेज हम फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस के हमारे कोर्सेज में देते हैं। तो आर यू रेडी? इज एवरीवन रेडी टू लिसन टू दिस अमेजिंग प्रोग्राम जहां पे मैं बताऊंगा फाइनेंस के बारे में। थोड़ा बताइए मेरे को, सब मेरे साथ जुड़िए, बताइए कि आप सब तैयार हैं। कैन आई स्टार्ट द प्रोग्राम? ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेज, थैंक यू सो मच। सो आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि फाइनेंस और अकाउंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? कम ऑन, फाइनेंस और अकाउंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? कोई कुछ जवाब दे पाएगा मेरे को इसके बारे में? फाइनेंस और अकाउंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फाइनेंस और अकाउंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ओके, कुछ आंसर्स आ रहे हैं। तो फाइनेंस और अकाउंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ इतना होता है कि अकाउंट्स जो है वो पास्ट की बात करता है, वेरस फाइनेंस जो है वो फ्यूचर की बात करता है। आपका अकाउंटेंट आके आपको बताता है कि मेरे को इतने पैसे आए और मेरे अकाउंट से इतने पैसे चले गए, है ना? यही बताता है ना। वो आके आपको बताता है कि हमने कितना टैक्स फाइल कर दिया। वो आके आपको बताता है कि पास्ट में क्या हुआ। वो फ्यूचर की कोई बात नहीं करता आपके साथ। वो ये बात नहीं करता कि अगले महीने क्या खर्चा होगा, उसके अगले महीने क्या खर्चा होगा। वो ये सारी बातें नहीं करता क्योंकि वो अकाउंट्स की मेंटालिटी का है। वो अकाउंट्स देखता है। वो आपको पिछले महीने का बता सकता है, पिछले साल का बता सकता है, टैक्स बता सकता है, जो पैसा जेब से खर्च हो गया वो बता सकता है। तो ये होता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट जो है वो पीछे की बात करता है, वो पास्ट की बात करता है। वेरस जो फाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव होता है, फाइनेंस का पर्सन होता है, वो हमेशा आगे की बात करता है। वो अमिताभ बच्चन बोलते थे ना, जहां लाइन खत्म होती है मैं वहीं से शुरू होता हूं। तो उसी तरह जहां पे अकाउंट्स खत्म होता है वहीं से फाइनेंस चालू होता है। वो सारा डेटा लेके अकाउंट्स से वो आगे प्रोजेक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, कंपनी के बारे में ज्यादा समझते हैं, कंपनी किस दिशा में जा रही है उसको डिफाइन करते हैं। कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं गलत दिशा में चली गई है। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसके बेसिस पे कंपनी की दिशा तय होती है, कंपनी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप कार चलाते हैं तो आपको डैशबोर्ड देखने में बड़ा मजा आता है। आप क्या क्या देखते हैं डैशबोर्ड में? आप देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितना तेज चल रही है। आप ये देखते हैं कि गाड़ी का फ्यूल कहीं खत्म तो नहीं हो रहा, या फिर वो बिल्कुल एकदम बढ़िया लेवल पे है कि मैं आगे अगले 100-200 किलोमीटर तक चल सकता हूं। गाड़ी में टेम्परेचर क्या चल रहा है, कितना टेम्परेचर है गाड़ी का, यानी कि कितना एसी किस टेम्परेचर पे चल रहा है। ये सब क्या है? ये सब डेटा है, ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। अगर आप 60 की स्पीड पे चल रहे हैं और खड्डा आ गया तो आप गाड़ी को धीरे कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है आप 60 की स्पीड पे खड्डे पे नहीं जा सकते। आपको 20 की स्पीड से या 10 की स्पीड से खड्डे को पार करना होगा। अगर आप 20 की स्पीड पे हैं और अगर आप एक एक्सप्रेस वे पे चल रहे तो आप 20 की स्पीड से नहीं चल सकते। आपको एक्सप्रेस वे पे 100 की स्पीड से या 80 की स्पीड से चलना पड़ेगा। ये सारा डेटा ड्रिवन डिसीजन होता है। आप डेटा देखते हैं, डिसीजन लेते हैं, डेटा देखते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो आपके जितने डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स फाइनेंस में होते हैं वो भी डेटा पे डिपेंड करते हैं। पर डेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है कि आपका पीछे का डेटा क्या है, आपका पुराना डेटा क्या है, और दूसरा होता है कि आप क्या डेटा फोरकास्ट कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। जब आप एक और जो बहुत बड़ा डैशबोर्ड दिखता है वो आपको एरोप्लेन के अंदर दिखता है। एरोप्लेन में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एरोप्लेन में ऑल्टीट्यूड मीटर होता है कि एरोप्लेन किस हाइट पे चल रहा है। एरोप्लेन जो है उसमें यह भी पता चलता है कि आगे क्या वेदर आने वाली है, क्या रडार में पता चल जाता है क्या वेदर आने वाली है। तो जब आप देखते हैं कि रडार में वेदर खराब है तो या तो पायलट डाइवर्ट करके उसके बगल से निकाल लेता है या सबको पीछे बता देता है कि सिट बैक एंड रिलैक्स, थोड़ा टर्बुलेंस आएगा तो समय इस 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा आप एकदम धैर्य के साथ बैठे और अपनी सीट बेल्ट को लगा लें। वो कैसे आपको बताता है कि आगे टर्बुलेंस आने वाली है? उसको कोई दिव्य दृष्टि आई है? नहीं, वो आगे का फोरकास्ट कर रहा है, वो आगे का डेटा पढ़ रहा है, वो देख रहा है कि आगे किस प्रकार से उसको चैलेंज दिख रहा है। अपने एरोप्लेन का जो रास्ता है उसमें क्या चैलेंज दिख रहा है, उसकी स्पीड क्या चल रही है एरोप्लेन की। अगर बहुत तेजी से चलेगा
तो क्रैश कर सकता है, बहुत स्लो चलेगा तो स्टॉल करके नीचे गिर सकता है। हाइट कितनी है, अगर हाइट बहुत ज्यादा नहीं है और पहाड़ सामने आ गए तो वो उस पर क्रैश कर जाएगा। अगर हाइट बहुत ऊंची है तो उसको डिसेंड करने में प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीजें आपको डेटा से पता चलती हैं। इसी तरह आपको फाइनेंशियल डेटा भी बनाना है। फाइनेंशियल डेटा में क्या होगा, आपको आगे की प्रोजेक्शन करनी है। बड़ी सिंपल बात है, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। आपको ऐसे लगेगा हो हे भगवान, मैंने तो कभी फाइनेंस पढ़ा नहीं है, मेरे को मैं कैसे प्रोजेक्ट करूंगा, ये सब मैं कैसे बताऊंगा आगे डेटा में क्या होने वाला है। बहुत ही सिंपल है। आपको पता है आपके खर्चे कितने होते हैं, आप अपने अगले 3 महीने के खर्चों को मैप कर लीजिए कि भाई साहब अगले महीने मेरा 10 लाख का खर्चा होने वाला है, उसके अगले महीने मेरा 15 लाख का खर्चा होने वाला है, और उसके अगले महीने मेरा 20 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है। तो अब आपको पता चल गया कि आपको अगले 3 महीने में करीबन 45 लाख रुपए की आवश्यकता है। फिर आप देखिए कि आपकी सेल की कलेक्शन कहां कहां से आने वाली है। कोई पुरानी सेल करी हुई है जिसकी कलेक्शन आने वाली है, जो नई सेल होगी उसकी कितनी कलेक्शन आने वाली है। तो आपने ये मैप कर लिया और देखा कि अरे यार अगले 3 महीने में कलेक्शन तो 30 लाख रुपए आएगी, पर खर्चा 45 लाख रुपए का, यानी कि अगले 3 महीने मेरे को 15 लाख रुपए शॉर्ट पड़ने वाले हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप विचलित नहीं होंगे, आप अपनी 15 लाख के शॉर्टफॉल की प्रिपरेशन करेंगे। अब देखेंगे कि किसी फ्रेंड के साथ मांग सकता हूं, फैमिली के साथ मांग सकता हूं, कहीं से बिजनेस लोन ले सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं जिससे मैं अगले 3 महीने के लिए ये 15 लाख रुपए अरेंज कर सकूं। पर अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अगले 3 महीने में आपको 15 लाख का शॉर्टफॉल आने वाला है, तो आप किस बेसिस पे अपने डिसीजन लेंगे। मैं बार बार एक बात पे आपको क्या बता रहा हूं कि आगे की फोरकास्ट करना, यही एक फाइनेंस वाले का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है। जो भी फाइनेंस करता है वो पीछे की बातें तो कोई भी आके कर सकता है, एक जनरल अकाउंटेंट भी कर सकता है। आजकल सिस्टम इतना आसान हो गया है कि डेटा अपने आप, सिस्टम अपने आप आपको डेटा दे देगा। पर अगर आप फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर पाए, अगर अगले 3 महीने के कैश फ्लोज आपके ग्रिप में नहीं है, तो यानी कि आपका बिजनेस खत्म हो सकता है, इतनी बुरी हालत में आ सकता है कि उसको वापस रिस्टोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले समझना है कि हमें अगले 3 महीने की ग्रिप हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। एक व्यापारी होने के नाते आप सिर्फ अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे नहीं डिपेंड कर सकते, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कभी कभी आपको सही सलाह नहीं दे पाएंगे, उनको पूरी बिजनेस की नहीं समझ होगी जितनी बिजनेस की समझ आपको है। कई छोटे टाउन्स में आपको हाई क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं मिलते, जहां पे आपको फिर से प्रॉब्लम हो जाती है और आप अपने बिजनेस डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते। तो हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में, क्या करें। देखिए दोस्तों, जब एक व्यक्ति कोई मशीन बनाता है तो उससे पहले वो 4 साल की इंजीनियरिंग करता है, फिर वो मशीन बनाता है। जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो 5-6 साल सर्जरी सीखता है, फिर ऑपरेशन करता है। जब कोई आईएएस बनता है तो काफी साल पढ़ाई करता है, फिर ट्रेनिंग करता है, फिर वो आईएएस बनता है। पर हम व्यापारी बन गए और हमने फाइनेंस नहीं सीखा, ये बहुत गलत बात है। इसीलिए सबसे पहले एक व्यापारी का धर्म होता है कि उसको फाइनेंस सीखना है, क्योंकि फाइनेंस जो है आपके बिजनेस का स्तंभ है, आपके बिजनेस का पिलर है। अगर तो ये आपके ग्रिप में रहा तो आपका बिजनेस एकदम रॉकेट की तरह चलेगा, और अगर ये ग्रिप में नहीं रहा तो उसी रॉकेट के उल्टा हो जाएगा और नीचे जाके क्रैश कर जाएगा। फाइनेंस का ग्रिप रहना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में अगर आपकी नंबर्स पे पकड़ नहीं है, अगर आपकी नंबर्स की समझ नहीं है, तो आप अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे को तो आता नहीं था, मैंने तो कभी समझा नहीं था, मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी थी। ये कोई कारण नहीं होंगे, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, और आपको प्रॉब्लम हमेशा रहेगी बिजनेस में। और लोग आपको घुमाएंगे, लोग आपको कहानियां देंगे, और क्योंकि आपको नंबर्स की समझ नहीं होगी, आप उनकी कहानियां सुन लोगे और कोई भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले पाओगे। तो दोस्तों, आप भी ये सेशन स्टार्ट होने से पहले मेरे को ये आपको बताना था कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए नंबर्स को समझना। तो अगर हम नंबर्स को समझना चाहते हैं, हम अपने फाइनेंस को समझना चाहते हैं, तो हमें फाइनेंस में 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें समझनी पड़ेंगी। एक, कोई भी कंपनी जब चलती है उसकी 3 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स बनती हैं। पहली स्टेटमेंट बनती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होती है? वो एक कंपनी की जन्म कुंडली होती है कि जब से वो पैदा हुई है वो कंपनी, उससे लेके आज तक उस कंपनी ने क्या असेट्स बनाए हैं और उस कंपनी पे क्या लायबिलिटीज है। सिंपल सी बात है, एक कंपनी चली, उसने जब से वो पैदा हुई है उससे लेके आज तक किस प्रकार के एसेट्स बनाए, कौन सा प्लांट बना लिया, कौन सी प्रॉपर्टीज बना ली, कितना कैश रख लिया, कितना उनके पास रॉ मटेरियल है, और लायबिलिटी साइड में उनपे कितना उधार है, प्रमोटर ने कितना पैसा डाला है, मार्केट से कितना पैसा लिया है, सप्लायर्स को कितना पैसा देना बाकी है। ये सारी बातें आपकी लायबिलिटीज हो जाती हैं। तो कोई भी बिजनेस का आधार जो है, कोई भी बिजनेस की जन्म कुंडली जो है, वो उसकी बैलेंस शीट होती है। इसलिए बैलेंस शीट को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
उसके बाद बैलेंस शीट समझने के बाद जो है आपको समझना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है कि भाई आपका रेवेन्यू कितना है। मैं कई व्यापारियों से मिलता हूं, मैं उनको पूछता हूं आपका प्रॉफिट कितना है, तो वो बोलते हैं 10%। मैं उनको पूछता हूं ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है या आपका नेट प्रॉफिट है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। उन्हें पता नहीं होता कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अब आपको मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं, 5 तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं। एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, फिर एबिटा होता है, एबिटा यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन। उसके बाद होता है ईबिट, उसके बाद होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उसके बाद होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 5 लेवल्स होते हैं। देखिए जो आपका बिजनेस है वो एक टूटी की तरह है, उस टूटी को आप चालू करते हैं, वो टूटी होता है रेवेन्यू, उससे आता है आपका इनफ्लो। आप जो माल बेचते हैं, जो सर्विस बेचते हैं, उससे इनफ्लो आता है। फिर उस इनफ्लो के सामने बहुत सारे बकेट्स होते हैं। पहला बकेट होता है जो आप अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं, दूसरा बकेट होता है आप अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं, आप अपने रेंट भरते हैं, आप बिजली का बिल भरते हैं। तीसरा बकेट होता है आप मार्केटिंग के खर्चे करते हैं, सेल्स के खर्चे करते हैं, कमीशन देते हैं। चौथा बकेट होता है आप इंटरेस्ट देते हैं, जितना भी आपने लोन लिया हुआ है उस पर। और 5वां बकेट होता है सरकार को जो आप टैक्स दे देते हैं। और उस सब बकेट्स भरने के बाद जो पानी बचता है वो आपका खुद का होता है, यानी कि जो आपने मेहनताना किया है, जो आपने एफर्ट मारा है, उस पे जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। तो ये आपको टूटी और बाल्टी के, इससे मैंने सिंपल एग्जांपल से समझाया कि एक टूटी से पानी बह रहा है और 5 बाल्टियां मुझे भरनी है, यानी कि मुझे बहुत केयरफुल रहना है, मुझे बहुत केयरफुल रहना है कि कहीं वो ऊपर वाली टूटी या तो धीमी हो गई या बंद हो गई, या इन बाल्टियों में कोई छेद हो गया तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर टूटियां ऊपर से बंद हो गई, टूटी ऊपर से बंद हो गई या धीमे हो गई और यहां बाल्टियों में छेद हो गया, तो यानी कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और आप बिजनेस को आगे कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। तो दूसरी स्टेटमेंट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझना बहुत ही आवश्यक है। तीसरी स्टेटमेंट जो आपको समझनी है, उससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा। हम हमारे फाइनेंस में कहते हैं कि जो आपका रेवेन्यू होता है, जितना भी रेवेन्यू होता है, उसको हम वैनिटी कहते हैं। वैनिटी यानी आपका वो अहंकार होता है। पर असली जो सच्चाई होती है बिजनेस की, वो होती है बिजनेस का कैश फ्लो। प्रॉफिट भी नहीं, बिजनेस में कैश फ्लो कितना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं कई ऐसे बिजनेसेस को जानता हूं जिनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, पर जितना प्रॉफिट होता है उससे कहीं ज्यादा कैश मार्केट में फंसा होता है। माल दिया हुआ है जी उधारी पे, पैसा आया नहीं अभी तक, तो प्रॉफिट तो बुक्स पे दिख रहा है, अच्छा उस प्रॉफिट पे आप सरकार को टैक्स भी दे रहे हो, पर आपके हाथ में कैश नहीं आया, यानी कि आप ठन गोपाल रह गए। तो जितना पिछले साल आपके पास कैश था, इस साल आपने प्रॉफिट तो कर दिया पर आपके पास कैश ही नहीं आया। ऐसी कई कंपनीज मैंने देखी हैं जिसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है पर कैश फ्लो नहीं होता। और दूसरी तरफ मैंने ऐसी काफी कंपनीज देखी हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं होता पर कैश फ्लो बहुत होता है। क्यों? क्योंकि वो सर्विस बेचते हैं, उससे पहले पैसा ले लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूंगा जिम का। अगर आप जिम की सब्सक्रिप्शन सर्विसेज देखें तो आप पूरे साल का पैसा एक ही बार में दे देते हैं। तो आपने समझे साल भर का 36,000 रुपए दे दिया, एक साल का अपफ्रंट दे दिया। तो अब जो कंपनी, अब जो जिम है, वो तो हर महीने लिखेगा कि भाई अब इस महीने 3,000 रुपए का रेवेन्यू हुआ है, क्योंकि उसको पहले पैसे आ गए। तो उसके पास कैश फ्लो तो आ गया पर उसका प्रॉफिट नहीं बना, तो यानी कि वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन में है। तो बिजनेस में कैश फ्लोज को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैश फ्लोज को कैसे स्थिर रखा जाता है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो ये 3 स्तंभ है हमारे फाइनेंस के। पहला है बैलेंस शीट, जो आपके जन्म से लेके आज तक की जन्म कुंडली बताता है कि कंपनी ने क्या अचीव किया, उसके पास क्या असेट्स हैं, क्या उसके ऊपर लायबिलिटीज हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो बताता है कि किस किस प्रकार से कंपनी खर्चा कर रही है, 1 साल में, 3 तिमाही में, 6 महीने में एक कंपनी, उसका रेवेन्यू कितना होता है, उसकी कॉस्ट कितनी लगती है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना, उसका एबिटा कितना, उसका ईबिट कितना, उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, और फाइनली उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, यह आपको पता चल जाता है। और उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि इतना बड़ा बिजनेस करने के बाद, साल भर अपनी बैंड बजवाने के बाद, अंत में घर पे पैसा कितना आया। ये भी ये एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर पे पैसा कितना हम लेके आ पाए अपने धंधे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजों को हम ग्रिप में रखें, पर उससे पहले उसको सीखना पड़ेगा। और आप सीखेंगे किसमें? हमारे कोर्स में, जिसका नाम है धंधे में फाइनेंस की सूझबूझ। उस कोर्स को मैंने और विशाल ठक्कर जी ने मिलकर किया है। विशाल ठक्कर जी एक बहुत सीनियर फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस के टीचर हैं। सीएनबीसी ने उनकी किताबों को छापा हुआ है, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस की। एक बहुत दिग्गज प्रोफेसर हैं और उन्होंने मेरे साथ मिलकर ये कोर्स किया है। बहुत सिंपल तरीके से हमने सिखाया है कि फाइनेंस
क्या होता है नॉन फाइनेंस लोगों के लिए, यानी कि नॉन फाइनेंस का मतलब जिनको फाइनेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनको भी फाइनेंस सिखा दें, इतना सिंपल तरीके से हमने फाइनेंस को सिखाने की कोशिश की हुई है। उससे हम क्या क्या सवालों का जवाब दे पाएंगे, किन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट हर महीने बढ़ रहा है या घट रहा है? ऑब्वियसली आप जानना चाहेंगे। क्या आप ये जानना चाहेंगे हर तिमाही में मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि आपका प्रॉफिट एक साल में बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो ये जो है ये आपको पता चलेगा जब आप इस कोर्स को खरीदेंगे। तो इसको मेजर कैसे करते हैं? अगर आपके ग्रिप में आपके एक्सपेंसेस नहीं, मैंने क्या एग्जांपल दिया, अगर आपकी बाल्टी में छेद हो गया, टूटी से पानी आ रहा है, बाल्टियों में जा रहा है, पर अगर बाल्टी में छेद हो गया तो यानी कि आपका बिजनेस डूब जाएगा, क्योंकि कितना भी पानी भर दो, कितनी भी टूटी तेज चला दो, आपके बाल्टी में कभी पानी भरेगा नहीं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जितने आपके एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, चाहे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, चाहे वो किसी प्रकार का भी आपका सैलरी का एक्सपेंस है, मार्केटिंग का एक्सपेंस है, रेंट का एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस है, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, वो बाल्टी में छेद ना हो जाए। अगर उसमें छेद हो गया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर आप कितना भी टूटी खोल के रख दो, आपका बिजनेस में कभी भी आपके बाल्टी में कभी पानी भरेगा नहीं। और क्योंकि आपके बाल्टी में पानी नहीं भरेगा तो अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सारी बाल्टियों को भरने के बाद आपके पास जो है पानी बचता है। तो क्या एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस है, वो हमारे ग्रिप में है कि नहीं है, ये हमें पता चलेगा जब हम फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस करेंगे। उसके बाद सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि मैंने काफी ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं जहां पे आपके पास इन्वेंट्री ज्यादा होती है और टर्नओवर कम होती है। कम ऑन वंस मोर, इन्वेंट्री तो बहुत है पर टर्नओवर स्लो है। तो मुझे कौन सी इन्वेंट्री रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, कौन सी इन्वेंट्री कौन से सीजन में ज्यादा रखनी चाहिए, कौन सी इन्वेंट्री कौन से सीजन में कम रखनी चाहिए, ये सारे डिसीजंस मुझे लेने हैं। तभी जाके मैं एक सही बिजनेस रन कर पाऊंगा, तभी जाके मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर अच्छा होगा, तभी जाके मेरी सेल्स बेहतर होगी। और क्योंकि क्या होता है, देखिए इन्वेंट्री जो होती है वो या तो आपके मुनाफे से आती है या आप उसके लिए लोन लेते हो। वंस अगेन, या तो वो आपके मुनाफे से आती है इन्वेंट्री, या आप उसके लिए एक लोन ले लेते हो। तो यानी कि या तो आप अपना खुद का पैसा फंसा दोगे या आप अपने ऊपर एक लायबिलिटी ले लोगे ताकि आप इन्वेंट्री खरीद सको। इन्वेंट्री सबसे डेंजरस चीज होती है। बड़ी कंपनीज डूबी हैं जिन्होंने इन्वेंट्री को मिसमैनेज किया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैन मेक यू सुपर सक्सेसफुल, इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट कैन कंप्लीटली वैनिश योर बिजनेस। एकदम आपका बिजनेस खत्म कर सकता है अगर आप इन्वेंट्री को ठीक तरीके से मैनेज नहीं करेंगे। बिग बाजार का आपने नाम सुना होगा, वो क्या करते हैं, 26 जनवरी को आपको सेल देते हैं, 15 अगस्त को आपको सेल देते हैं। वो क्या करते हैं, अगर आप टाइड खरीदते हैं 10 किलो तो आपको बाल्टी फ्री। अरे कोई प्यार नहीं है उनको आपसे, किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है, वो तो क्या है, उनकी बाल्टी पिछले 6 महीने से बिक्री नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो नॉन मूविंग आइटम है उसको फास्ट मूविंग आइटम, क्योंकि टाइड तो रोज बिकता है, तो टाइड पे डिस्काउंट देने की जगह उन्होंने क्या किया जी, बाल्टी टाइड के साथ उठा के फ्री कर दी। तो आपको क्या समझ आया जी, समझ ये आया कि अगर एज अ बिजनेसमैन आपको आगे बढ़ना है तो आपको इन्वेंट्री को फास्ट टू फास्ट जितना फास्ट हो सके उतना टर्नओवर करना है, तभी जाके आपके बिजनेस में वृद्धि होगी, तभी जाके आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, तभी जाके आपका मुनाफा बढ़ेगा। नहीं तो सारा मुनाफा जो है वो इन्वेंट्री में फंसा रह जाएगा। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि आप किसी भी प्रकार से बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, आपके बिजनेस में बहुत सीवियर प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि आप इन्वेंट्री में फंसे होंगे। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज जो फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस में सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक कंपनी है जिसके पास 100 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में है और दूसरी कंपनी है जिसके पास 10 करोड़ बैंक अकाउंट में, कौन सी कंपनी अच्छी है? कम ऑन, लेट्स गेट सम आंसर्स। मैं फेसबुक पे आप सबको देख रहा हूं, मेरा क्वेश्चन वापस सुनिए। एक कंपनी है जिसके पास 100 करोड़ बैंक में है, उसके बैंक बैलेंस में है, और एक कंपनी है जिसके पास मात्र 10 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस में है। कौन सी कंपनी आपके हिसाब से इन दोनों में से बेहतर है? कम ऑन, लेट्स गेट सम आंसर्स, लेट्स गेट सम आंसर्स। 100 करोड़ वाली कि 10 करोड़ वाली? 10 करोड़ वाली। वाह बंटी जी वाह, अरे वाह, सब 10 करोड़ वाली बोल रहे हैं, वाह 10 करोड़ वाली, वेरी गुड वेरी गुड। 10 करोड़ वाली बेस्ट है, 10 करोड़ वाली बेस्ट है, 10 करोड़ वाली बेस्ट है, 10 करोड़ वाली बेस्ट है। अरे अच्छा, मतलब 100 करोड़ नहीं होने चाहिए अकाउंट में, 10 करोड़ रुपए होने चाहिए, आप ये कहना चाहते हो? ओके, 10 करोड़ वाली, 10 करोड़ वाली, 10 करोड़ वाली, 10 करोड़ वाली। अब मैं आपके लिए सिनेरियो बदल देता हूं। सिनेरियो ये है, जिस कंपनी के पास कैश में 10 करोड़ रुपए है उसके महीने का खर्चा 5 करोड़ रुपए है, और जिस कंपनी के पास बैंक में 100 करोड़ रुपए है उसका महीने का खर्चा 10 करोड़ रुपए है। अब कौन सी कंपनी बेहतर है?
कम ऑन, गेट इट वंस अगेन। 10 करोड़ वाली कंपनी का मंथली खर्चा 5 करोड़ रुपए है और 100 करोड़ वाली कंपनी का मंथली खर्चा 10 करोड़ रुपए है। अब कौन सी कंपनी बेटर है? कम ऑन, अब कौन सी कंपनी बेटर है? कुछ आंसर्स मिले? अभी भी लोग कह रहे हैं 10 करोड़ वाली बेहतर है। अब 100 करोड़ का, नयन जी थैंक यू सो मच। अब 100 करोड़ वाली बेहतर है। क्यों 100 करोड़ वाली बेहतर है? क्योंकि जो 10 करोड़ वाली कंपनी है उसके पास मात्र 2 महीने का रनवे है, क्योंकि उसका खर्चा 5 करोड़ रुपए है। पर जो 100 करोड़ वाली है उसके पास 10 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से, यानी 10 महीने का रनवे है। वो 10 महीने चल सकती है अपने कैश पे। यानी कि हम ये गेज नहीं कर सकते कि किसी के पास ज्यादा पैसे हैं या कम पैसे हैं, वो अच्छी है या बुरी है। हमें गेज करना पड़ता है रेशियो के हिसाब से। कोई भी बैलेंस शीट जो होती है वो एब्सोल्यूट नंबर में नहीं देखी जाती। कभी ये भी हो सकता था कि 10 करोड़ वाली कंपनी का अगर महीने का खर्चा मात्र 10 लाख रुपए होता तो हम तो डांस कर रहे होते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 100 महीने के पैसे हैं। पर 100 करोड़ वाली का अगर खर्चा 50 करोड़ रुपए महीना हो रहा था तो 100 करोड़ भी कम पड़ता, क्योंकि 2 ही महीने का रनवे है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो सर्कमस्टांसेस हमें कैसे पता चलेंगे? सर्कमस्टांसेस हमें पता चलेंगे रेशियो एनालिसिस करके। जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, बहुत प्रकार के रेशियोज आते हैं, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। रेशियोज होते हैं आपका डेट कितना है, आपकी इक्विटी कितना है, आप पे कंपनी पे उधार कितना है, आपकी खुद की लागत कितनी है, आपके जो करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी है, वो करंट एसेट पूरे पड़ते हैं करंट लायबिलिटी को देने के लिए। अगर कल को आपकी लायबिलिटी जो है, क्योंकि लायबिलिटी इज रियल, असेट इज फिक्टिशियस। कम ऑन वंस अगेन, लायबिलिटी इज रियल, असेट इज फिक्टिशियस। जो आप पे लोन होता है वो सच्चा होता है, उसका हर महीने ब्याज देना होता है। आपके बैंक ने कभी आपको बोला है कि आज जी 15 अगस्त है, आज आप ब्याज मत दीजिएगा। आज जी 26 जनवरी, आज क्यों ब्याज दे रहे हो? आज महात्मा गांधी जी का बर्थडे है 2 अक्टूबर, आज क्यों ब्याज दे रहे हो? आप मत दीजिए। अच्छा, आप तो 8 घंटे काम करते हैं, ब्याज 24 घंटे का लगता है। आप होली, दिवाली, ईद, कोई भी फेस्टिवल हो, आपको उसमें ब्याज देना पड़ता है। चाहे आप छुट्टी पे हैं, आपकी स्टाफ छुट्टी पे, सब लोग छुट्टी पे है, पर ब्याज छुट्टी पे नहीं होता। असेट, आपको मन में लगता है मेरी जो बिल्डिंग है वो तो 10 करोड़ की है, 5 करोड़ की है, पर बेचने जाओ तो पैसा नहीं मिलता, बेचने जाओ तो कोई खरीदार नहीं है। यानी कि जब आपकी लायबिलिटी है वो तो रियल है, वो तो आपको पे करनी ही करनी है, पर आपका जो असेट है वो फिक्टिशियस है, उसकी वैल्यू आपको पता नहीं क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट में कोई बायर नहीं होगा, वो तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे। तो ऐसा कोई सिचुएशन ना आ जाए कि मेरी लायबिलिटी बढ़ जाए और मेरा असेट नीचे चला जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, रेशियोज निकालते रहना चाहिए आपको हर महीने की मेरी कंपनी का क्या रेशियो चल रहा है। कहीं मेरी उधारी मेरे असेट से ऊपर तो नहीं चली गई है, नहीं तो फिर फटाफट कुछ डिसीजंस लिए जाए। तो इन रेशियोज पे ध्यान रखना है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, टर्नओवर रेशियोज होते हैं, किस स्पीड से इन्वेंट्री जो है आपकी टर्नओवर होके आपके सेल्स में जा रही है, किस स्पीड से आप मार्केट में जो आपने उधारी पे माल दिया उससे कलेक्शन कर पा रहे हैं, किस स्पीड में जो है आप अपना जो सप्लायर की पेमेंट कर पा रहे हैं, बैंकों को क्या आप टाइम पे इंटरेस्ट दे पा रहे हैं, क्या आप अपनी इनकम से इंटरेस्ट दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते, क्या आप अपनी इनकम से इंटरेस्ट और डेट दोनों को सर्विस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे कई सवाल आपके मन में आते हैं। इन सारे सवालों के लिए आपके पास रेशियो एनालिसिस होता है। और मजेदार बात बताऊं, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस में हमने इतने बढ़िया से, इतने सिंपल हिंदी भाषा में जो है रेशियो सिखाए हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इतना इजी लर्निंग्स लेके जाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि आपको कौन से रेशियोज रखने हैं, कौन से रेशियोज नहीं रखने, कौन से रेशियोज कौन से सर्कमस्टेंसेस में यूज करने हैं, कौन से रेशियो कौन से सर्कमस्टेंसेस में नहीं यूज करने। ये सारी चीजें फ्रेमवर्क के साथ हमने सिखाई हैं हमारे फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस के कोर्स में। अब आ रहा है ना मजा? ये सारी चीजें जब आपको सीखने मिलेंगी, जब आपको समझ आएंगी, तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, इंफॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। अभी क्या होता है, आपके मन घड़न डिसीजन होते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप माल बेच रहे हैं मार्केट में और आपको माल उधारी पे बेचना है, तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इन व्यक्ति को मैं 10 दिन की उधारी दूं, इस बायर को मैं 20 दिन की उधारी दूं, या इस बायर को मैं 30 दिन की उधारी दूं? आप किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? कम ऑन, सम आंसर्स वंस अगेन। मेरा प्रश्न वापस समझिए। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं या मैं ट्रेडर हूं, मैंने माल बेचा, अब माल उधारी पे बिका, तो कौन से बायर से 10 दिन, कौन से बायर से 20 दिन, कौन से बायर से 30 दिन, ये कैसे डिसाइड करूं कि मैं उधारी कितनी दूं? कम ऑन, सम आंसर्स। ओके, सम आंसर्स, सम आंसर्स। बेहतर
स्टेप बाय स्टेप। ओके, मार्जिन से डिसाइड करूं। ओके, मार्जिन से डिसाइड करूं। ओके, बैक डेटा से। नंबर ऑफ डेज बिल्स अमाउंट, वेरी गुड। ये ओके, 3C मॉडल, कम ऑन। किसी ने शायद मेरी वीडियो देखी दोस्तों, मैं कहता था ना मेरी वीडियो देखते हैं लोग। ओके, तो 3C मॉडल आप देखते हैं कि आपका कैरेक्टर क्या है, बायर का कैरेक्टर क्या है, उसकी नीयत है कि नहीं वो देना चाहता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। उसका कैरेक्टर तो बहुत अच्छे, भाई साहब बहुत अच्छे हैं, जबान के पक्के हैं, पर उनकी कैपेसिटी ही नहीं है देने की पैसा आपको। और अगर वो भी नहीं है तो कोलैटरल क्या है, सपोर्ट क्या है, कल को वो डिफॉल्ट कर गए तो क्या हम करेंगे। ये जो है आपको कैसे समझ आएगा, उसमें मैं कैसे डिसाइड करूं किसी का कैरेक्टर अच्छा है, किसी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, किसी का कैपेसिटी अच्छी है, किसी की कैपेसिटी ठीक नहीं है, किसी का कोलैटरल अच्छा है, किसी का कोलैटरल ठीक नहीं है, मैं कैसे डिसाइड करूं। इन सबको हमने कवर किया है हमारे कोर्सेस में। ये 3C मॉडल जो है ये मैजिकल मॉडल है, और ये मैजिकल मॉडल यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि किसको जो है मैं कितना उधारी दूं, किसको कितना क्रेडिट दूं। ये सारी बातें आप इस मात्र 3C मॉडल से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब बिजनेस अच्छा हो रहा है, बेहतरीन, आप सीख रहे हैं, बिजनेस और आगे बढ़ रहा है, तो मैं आगे, मेरे पास जो कैश आ गया है, मुझे एक्सपेंशन करना है, मुझे नई फैक्ट्री डालनी है, मुझे नई जगह पे ऑफिस खोलना है, मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे प्लांट खरीदने, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, मेरे पास कुछ कैश पड़ा है, मैं निवेश कैसे करूं उस पैसे को, मैं किन बेसिस पे निवेश करूं, मैं क्या पैरामीटर्स देखूं कि जिसके बेसिस पे डिसाइड कर सकता हूं कि मैं निवेश करूं कि नहीं करूं। ये कैसे पता चलेगा मुझे, कौन से रेशियोज काम आएंगे इसके लिए, कौन से मैकेनिज्म्स काम आएंगे, ये सारी जो है आपको चीजें फाइनेंस पर नॉन फाइनेंस में मिलेंगी। मेरे को एक सवाल आया यहां पे, स्टूडेंट के बारे में कुछ बताइए। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये सारी प्रॉब्लम आज एक एंटरप्रेन्योर को क्यों आ रही है, क्योंकि जब वो स्टूडेंट था उसने ये सब नहीं सीखा, जब वो स्टूडेंट था उसने इस बात पे समय नहीं दिया, जब वो स्टूडेंट था उसको कोई सिखाने वाला नहीं था। कई केसेस में एंटरप्रेन्योर की भी गलती नहीं है, क्योंकि जब वो स्टूडेंट थे किसी ने फाइनेंस सिखाया नहीं। क्या हमें स्कूल में फाइनेंस सिखाया जाता है? क्या हमें बताया जाता है कि हमें अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है? क्या हमें सिखाया जाता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे अचीव करते हैं, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते हैं? हमें कुछ नहीं सिखाया जाता हमारे स्कूलों में। हमें सिखाई जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या सिखाते हैं कि भाई पहले अकबर आए, अकबर ने देश को लूटा, उसके बाद कौन आए जी, उसके बाद ब्रिटिशर्स आके देश को लूट गए, उसके बाद कोई और देश को आके लूट गया। हमें सिर्फ यही सिखाया जा रहा है, हमें यह नहीं सिखाया जा रहा कि कौन कैसे फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कैसे हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। ये सारी चीजें एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, और ये स्टूडेंट्स को सिखाने का सबसे इजी तरीका है जो हमने यूज किया है, एकदम बच्चे की तरह। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जिनको फाइनेंस नहीं आता, ये उनके लिए कोर्स है। ये फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस है, ये फाइनेंस फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाइयों को मैं नहीं सिखा सकता, उनको ऑलरेडी बहुत आता है, वो सीखे सिखाए हैं। ये उनके लिए जो व्यापारी है, मैंने व्यापारी की तरह फाइनेंस को सिखाया है, और सिंपल सरल भाषा में सिखाया। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप कुछ सिखा रहे हैं और छठी कक्षा के बच्चे को नहीं समझ आ रहा, यानी कि आपको खुद को समझ नहीं आया है। अगर आपकी बात एक छठी कक्षा के बच्चे को नहीं समझ आ रही, तो यानी कि आप खुद सही तरीके से नहीं समझे हैं, इसीलिए आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है, ये सब हम अपने कोर्स में सिखाएंगे। आपको अपनी कॉस्ट को कैसे कम करना है, आपको अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है, आपने डिसीजंस बेटर कैसे लेने हैं, डैशबोर्ड्स कैसे क्रिएट करने हैं, रेशियो एनालिसिस कैसे निकालना है, ये सारी चीजें जो हैं हम अपने कोर्स में आपको सिखाएंगे। ये सारा कोर्स जो है बहुत प्रैक्टिकल तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ बना हुआ है। विशाल जी और मैंने बहुत मेहनत करके इस कोर्स को बनाया है। ये समय काल परिस्थिति के विपरीत कोर्स है, क्योंकि इसमें हमने प्रिंसिपल सिखाए हैं। बैलेंस शीट पिछले 100, 200, 500, 1000 सालों से कभी बदली नहीं है। बैलेंस शीट वही होती है, P&L वही होती है, और आपको अकाउंटेंट नहीं बनना है। आप बात समझिएगा, मैंने इसलिए सेशन के स्टार्ट में आपको डिफरेंस बताया कि अकाउंटेंट और फाइनेंस में क्या डिफरेंस होता है। अकाउंटेंट जो होता है वो पास्ट के डेटा को देखता है, और फाइनेंस का जो बंदा व्यक्ति होता है वो फ्यूचर के डेटा को देखता है। तो आपको जो है फ्यूचर की बात करनी है, पीछे का डेटा यूज करके आपको फ्यूचर का डेटा फोरकास्ट करना है, प्रिडिक्ट करना है, और उसके बेसिस पे ही आपको अपने डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स को लाना है। तो फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस जो कोर्स है वो आपको ये सारी बातें सिखाएगा जो मैंने आपको बताया है, कि वो आपको फ्रेमवर्क्स देगा, वो आपको बैलेंस शीट के बारे में समझाएगा, P&L के बारे में समझाएगा, कैश फ्लोज के बारे में समझाएगा। उसके बाद वो रेशियोज बताएगा, कौन से डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क के रेशियोज होते हैं, कौन सा रेशियो कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, कौन सा रेशियो किस रेंज में होना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। ये सारा ज्ञान जो है
इस हमारे कोर्स में हमने भर दिया है, और वो जो कोर्स है उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए आपको क्या करना है जी, आपको अपने काउंसलर को फोन करना है, आपके चैनल पार्टनर को फोन करना है, आपके आईबीसी को फोन करना है, जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं उसको आपको फोन करके समझना है कि वो किस तरीके से आपको ये कोर्स जो है वो फायदेमंद हो सकता है। और हमारा सिर्फ ये एकलौता कोर्स नहीं है, हमारे पास आज करीबन 30 कोर्सेज हैं। हमारे पास वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोर्स है। वर्किंग कैपिटल मतलब आप अपने धंधे में पैसे की रोलिंग कैसे करें, कहां मिलेगा कोर्स, आपको बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं, 9810544443 हमारा बोर्ड लाइन नंबर है, या फिर आप अपने आईबीसीज को फोन कर सकते हैं अगर आप अपने आईबीसीज के साथ हैं, या फिर आप अपने चैनल पार्टनर को, अगर आप उस रीजन में चैनल पार्टनर के साथ हैं तो आप प्लीज उनको फोन कीजिए। आप किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं, आराम से बात कीजिए अपने काउंसलर से, काउंसलर आपको हेल्प करेंगे, आईबीसीज आपको हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कोर्स आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और भी हमारे कोर्सेज है, जैसे मैं बता रहा था वर्किंग कैपिटल के बारे में, कि धंधे में आपको पैसे की रोलिंग का जुगाड़ कैसे रखना है, कैसे अपने सप्लायर को मैनेज करना है, कैसे अपने बायर को मैनेज करना है, कैसे अपने इन्वेंट्री वाले को मैनेज करना है, कैसे क्रेडिटर को, कैसे बैंक को, कैसे एम्प्लॉइज को, बाप रे कितने लोगों को मैनेज करना पड़ता है, ये सबको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये सारा हमने उस कोर्स में बताया। ऐसे कई कोर्सेज हैं हमारे पास। पारितोष शर्मा सर जो मेरे पहले आए थे, उनके बहुत सारे कोर्सेज हैं $0 मार्केटिंग के ऊपर, समृति मैम के हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, बहुत सारे कोर्सेज हैं। स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी के ऊपर एक कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोर्स है। अगर आप एक बिजनेस पार्टनर हैं, किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, सेल्स करना बहुत जरूरी है, हाउ टू सेल का कोर्स है। ऐसे कई कोर्सेज है, मैं कितने नाम बता दूं आपको। आज तो मैं आपके साथ सिर्फ फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस के बारे में बात करने आया था, तो मैं फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस में क्या आपको उपलब्धि मिलेगी जब आप वो कोर्स कर लेंगे, किस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखिए हमारा तो एक ही काम है, हम आपकी या तो प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं या आपका गोल अचीव करवाना चाहते हैं, आपको सही एजुकेशन देके। आपको एजुकेशन देना हमारा काम है, कर्म करना खुद आपका काम है। आपको खुद अब ये कोर्स लेना है, इसको खुद पढ़ना है, इसको प्रैक्टिस करना है। देखिए प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं अगर एक बार फाइनेंस पढ़ लूं तो उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मुझे फाइनेंस के फील्ड में 15 साल हो गए, मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूं, एमबीए फाइनेंस हूं, उसके बावजूद भी आज मैं समय निकालता हूं जिसमें अपने आप को मैं रोज अपग्रेड करने की कोशिश करता हूं। तो ऐसा नहीं है फाइनेंस अथाह समंदर है, आपको उसके बारे में जितनी नॉलेज मिले उतनी कम है, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। आप जब जिम जाते हैं, आप अपनी बॉडी बनाते हैं, उसके बाद कहीं ऐसा होता है कि अगर आप उसके बाद 5 साल जिम नहीं गए तो बॉडी फिर भी वैसी रहेगी? होता ही नहीं है। आपको हर बार जिम जाना पड़ता है, आपको रेगुलरली जिम जाना पड़ता है। इसी तरीके से आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलरली सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। एक व्यापारी कभी लर्निंग करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर उसने लर्निंग करनी छोड़ दी तो उसकी अर्निंग छूट जाएगी, उसकी किसी भी प्रकार की अर्निंग नहीं होगी। तो आपको लर्निंग करते रहना है। आज भारत जाग रहा है, उसको पता है कि सारे व्यापारियों को पता है कि लर्निंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, और आज इसलिए हजारों व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे ये कोर्सेज लेते हैं और जिनके लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है इन कोर्सेज के माध्यम से। पूरे कोर्स में अगर आपको 5 अच्छी लर्निंग्स मिल गई, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मात्र 5 अच्छी लर्निंग्स मिल गई, तो आपके बिजनेस में एक जे कर्व आ जाएगा और आप उसमें सुपर सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अभी पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकता हूं। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑलरेडी हम 700 कमेंट्स के ऊपर पहुंच गए हैं, आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है, थैंक यू सो मच। बट अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कृपया करके वो सवाल जो है आप बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनका जवाब दूं, जितने अच्छे से दे सकता हूं उतने अच्छे से जवाब दूं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड अपग्रेड टाइमली लर्निंग एंड अर्निंग। यस एब्सोल्युटली। शेयर मार्केट का एनालिसिस किसी ने पूछा है, अजीत जी ने। तो शेयर मार्केट में हमारा एक कोर्स है, स्टॉक मार्केट के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो कोर्स में आपको पूरा स्टॉक मार्केट का ज्ञान मिल जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरीके से आप उसमें निवेश कर सकते हैं, क्या फायदे क्या नुकसान, स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या कर सकते हैं। मैं बहुत बिजी रहता हूं। बिजी रहते हो तो सर मुबारक हो, हम सब बिजी रहते हैं, तो आपको अपने लिए समय निकालना है। अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो आप 7:15 उठ जाइए, अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 6:15 उठ जाइए, क्योंकि लर्निंग पे तो आपको निवेश करना पड़ेगा, ये आपकी प्रायोरिटी है। अगर आपने प्रायोरिटी नहीं फॉलो करी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। किसी ने पूछा कि वो 12वीं कक्षा में है और फाइनेंस के में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत सुंदर टाइम है ये आपके लिए फाइनेंस में करियर बनाने का। आप आज ही से जो है
फाइनेंस के बारे में समझ सकते हैं, फाइनेंस की कुछ बेसिक बुक्स खरीद सकते हैं, बेसिक्स ऑफ बैलेंस शीट, बेसिक्स ऑफ पीएनएल क्या होती है, हमारा कोर्स जो एफएनएफ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिल जाएंगी जिसके माध्यम से आप बेसिकली समझ पाएंगे फाइनेंस होता क्या है। मैं आपको बताता हूं, फाइनेंस से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस इज बेसिक मैथमेटिक्स। 2 दूनी 4 होता है तो 2 दूनी 4 ही होता है, 2 दूनी 6 नहीं हो सकता। तो इसीलिए फाइनेंस जो है वो बेसिकली एक कोर कॉन्सेप्ट होता है, मैथमेटिक्स होती है। आप जितना तेज अपने मैथमेटिक्स में होंगे उतना ही तेज अपने फाइनेंस में होंगे। फाइनेंस की कोई फॉर्मल जो है ट्रेनिंग से ही आप सुपरमैन बनेंगे, फाइनेंस में ऐसा नहीं है। अगर आपकी बेसिक नंबर्स की अच्छी है और आपने बेसिक कोर्सेज कर लिए हमारे जिसमें हमने फाइनेंस के बारे में बताया है, तो आई एम श्योर जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, इसके लिए तो मैं पारितोष शर्मा जी का $0 मार्केटिंग आपको रेकमेंड करूंगा कि आप $0 मार्केटिंग जरूर देखिए कि किस प्रकार से आप सस्ते से सस्ते कॉस्ट पे जो है आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। सर, हाउ टू एंटर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत डिफिकल्ट लाइन है, उसमें घुसने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए फाइनेंस की। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप अगर एमबीए फाइनेंस करें या आप अपना चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स करें तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। आप सेल्स में करियर बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले तो आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे आईबीसी बन सकते हैं क्योंकि उसमें आपको सेल्स की सारी टेक्निक्स, डिजिटल मार्केटिंग के सहित सेल्स, फिजिकल सेल्स कैसे होती है, हाउ टू सेल, ये हम सिखाते हैं। आप हमारे सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं और आपको पता चलता है कि इतने विशाल सिस्टम को कैसे लेके चला जाता है आगे, कैसे उसमें सेल्स होती है, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो ये एक तरीका है, आप हमारे साथ जुड़ के डेफिनेटली आईबीसी बन के सेल्स सीख सकते हैं और आगे जाके फिर अपने हिसाब से अपने आप को और बढ़ा सकते हैं। किसी ने देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेसेस आर लाइक ब्लड रिपोर्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका हेमोग्लोबिन कितना है, आपका शुगर कितना है, आपका विटामिन डी कितना है, ये सारी चीजें जब आप ब्लड रिपोर्ट में देखते हैं तो डिसीजन लेते हैं। अगर आपका ब्लड विटामिन डी कम है तो आप सूरज के सामने ज्यादा समय निकालते हैं ताकि आपका विटामिन डी बढ़ जाए। तो इसी तरीके से जब बिजनेस के रेशियोज आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेशियोज आते हैं, तो हम बेसिकली डिसीजन लेते हैं कि हमें बिजनेस के साथ क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए। स्टार्टअप कैसे करें, इसके लिए भी हमारा एक कोर्स है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। वाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमने कोई ना कोई कोर्स जरूर बनाया हुआ है। हाउ टू स्टार्टअप जरूर देखें। उसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि 24 स्टेप्स के अंदर आप कैसे अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और फाइनेंस का क्या रिलेशनशिप है? इंजीनियरिंग और फाइनेंस का वैसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस यही बात है कि मैं इंजीनियर था फिर मैंने फाइनेंस कर ली। इंजीनियरिंग क्योंकि आपको मैथमेटिक्स सिखा देता है तो आपके लिए फाइनेंस समझना थोड़ा आसान हो जाता है, सिर्फ इतना ही रिलेशन है, बाकी दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई रिलेशन आप ढूंढना चाहे तो वो ये है कि अगर आप कोई इंजीनियरिंग आइटम बनाते, चाहे कि आप सॉफ्टवेयर बनाए, चाहे आप कोई मशीन बनाए, जब आप उसको बेचेंगे तो आपको पैसे ही लेने पड़ेंगे। तो आपको फाइनेंस की जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतना ही आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। ग्रेट। सो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर कर दिया है। आपके जितने भी प्रश्न हैं कि ये कोर्स कहां मिलेगा, आईबीसी की कितनी फीस है, ज्वाइनिंग, ये सारे आप हमारे काउंसलर से बात करके देख सकते हैं। 9810544443 हमारा नंबर है, आप उस पर फोन कर सकते हैं या आप किसी भी अपने लोकल एरिया के चैनल पार्टनर से, आईबीसी से बात कर सकते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हैं। और जो है हमारी मुहिम जो है, हमारी मुहिम बहुत सिंपल है, बड़ा बिजनेस की, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, कि भारत के हर कोने तक जाके हम एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ा सके, सिखा सके कि बिजनेस कैसे करना है। क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि अगर इंजीनियरिंग में आगे जॉब पाने से पहले 4 साल की इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, फाइनेंस में जॉब पाने से पहले 2 साल की एमबीए करनी पड़ती है या 5 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट करनी पड़ती है, एक सर्जरी करने के लिए मेडिकल की एजुकेशन लेनी पड़ती है, तो एक एंटरप्रेन्योर बनने के एटलीस्ट बाद, मैं नहीं कह रहा एंटरप्रेन्योर बनने से पहले, एंटरप्रेन्योर बनने के बाद आदमी को फिर भी कांस्टेंट लर्निंग में निवेश करना चाहिए। और यही हम चाहते हैं, यही हम एनेबल करते हैं कि सरल सिंपल हिंदी भाषा में आपको हम कैसे पढ़ा सकें, किस तरीके से आपको एनेबल कर सकें, कौन से कोर्सेज ला सकें ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा गोल है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन क्लोज करूंगा। आपने मुझे इतना समय दिया, आपने ये सब सुना, अपने पॉइंट्स को डेफिनेटली नोट किया होगा और अब आप काउंसलर को फोन करेंगे। फिर से एक बार नंबर बता देता हूं फटाफट, 9810544443। आप उस पर फोन कर सकते हैं और अपने काउंसलर्स के साथ बात करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पे भेजी हैं, कौन सा कोर्स है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस के बारे में बताया, इसी तरीके से हमारे दूसरे स्पीकर्स आके अपने खुद के कोर्सेज के बारे में और ज्ञान देंगे और बातें बताएंगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप मेरे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया और आप इस सेशन के बाद एक्शन जरूर लेंगे इन सब के लिए।
आपका दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।